आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अगला विषय जो है वो हम बहुत दिनों से करना चाह रहे हैं। जब पिछली बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, गजब, मतलब तुम जेल से निकल के नींद पे जा रहे हो। मसाज के बाद नींद आती है। तो वो अपन तीनों लोग हमने बात की थी, उस समय सोते रह गए थे, हमें मालूम नहीं चला कि भूकंप आया भी था। बहुत सारे लोग बाद में मैंने देखा अपने फोन, इतने हल्के हो कि पता नहीं चला होगा, और हम दोनों इतने भारी है कि पता नहीं चला होगा। पता लग भी जाता तो क्या कर लेते। नींद बेचारी बदनाम हो रही। तो जैसे मतलब इसको ऐसे देखा जाए कि हमारी नींद ऐसी गहरी है कि हम जल्दी नहीं उठ पाते, कि हमें पता नहीं लगता कि ज़मीन भी हिल रही है। तो इसके फ़ायदे भी हैं कुछ। आजकल लोग गहरी नींद चाहते हैं और तमाम यत्न करते हैं उसके लिए, पर कुछ नुकसान भी हैं कि ऐसे मौके पर जब आपको तुरंत उठ करके चैतन्यता से भर जाना चाहिए, आपको पता ही नहीं लग रहा है और आप लेटे रह गए हैं। और तो आप लोग मतलब इसको ब्लेसिंग मान रहे हैं कि कर्स मान रहे हैं गहरी नींद? ब्लेसिंग ही है, कर्ज तो कभी नहीं है। अच्छा। कर्ज जिन कारणों से कहा जाता है ना, वो गैर जरूरी कारण है। जैसे आपके घर में आपके जीवन काल में कभी चोरी हो सकती है, इसलिए आपको कुत्ते वाली नींद सोना चाहिए। ये कितना वाहियात तर्क है। सोचो, उस एक दिन के लिए जो शायद कभी हो ही नहीं, या 2-3 बार हो गया, उसके चक्कर में आप 60 साल 70 साल आप जो है कुकुरहा नींद में सोते रहे। दवा कुत्ता 16 घंटा सोता है, हाँ, लेकिन 18 घंटा सोता है, नींद उसकी 20 उस तरह घंटा नहीं सोता है, उसका चल जाता है। वो 8 घंटे सोने वाले को तो 6 गहरी घंटे, ही 8 सोना घंटे। चाहिए। हाँ, तो अब उसके इंतजार में दूसरा क्या है, लोग क्या करते हैं कि एक तो ये तर्क चोरी वाला हो गया, दूसरा क्या है कि आप बहुत गहरी नींद सो रहे हैं तो आपको भूकंप नहीं पता चला, बगल में मारपीट हो रही थी वो नहीं पता चला, है ना, दूध गैस पे लगा के छोड़ा हाँ, हुआ नहीं, था, और ट्रेन निकल गई, आग लग गई, हाँ, फलानी चीज़ हो गई, उनके यहाँ तो एम्बुलेंस आई थी, चौकीदार आज आया नहीं 3 बजे चक्कर लगाने के लिए। अरे हमको नहीं पता, नहीं आया, रोज आता था, झंडा पीटता था, तो आप जान के क्या उखाड़ देते थे कि हाँ 3 बजे नेपाल में भूकंप हुआ है, मैं दिल्ली में परेशान होकर के क्यों उठ जाऊं और फिर न्यूज लगा के देखूं कि अभी अभी भूकंप आया, सुबह देख लूंगा। नहीं, और पर हिला तो था, मतलब ठीक ठाक हिला। अरे भैया, हिला अरे ठीक ठाक। हिलता तो कम, ऐसे आखिर में आजकल के जमाने में बिल्डिंगें ऐसे हिलती हैं। आप रात में ये जान जाएंगे कि भूकंप आया, आपको पता चल गया, किसी ने जगा के बता दिया या आपने स्वयं अनुभव कर लिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर आप सोने जाएंगे, और सोते समय आप क्या करेंगे? कमरे का पंखा देखेंगे। फिर आपकी नींद और आपका दिमाग, इन दोनों के बीच वो पंखा दिखेगा आपको, और आपको यूं लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं महाशय, आप काठमांडू में हैं। तो इस तरह के अक्सरिया ख्याल जो है आते हैं, लोगों को लगता है कि ये आएगा नहीं, लेकिन बहुत ही सबकॉन्शियस में लगातार चल रहा होता है। कई बार लोग बगल वाले से कह देते हैं, यहीं ले रहा का। घबराओ नहीं यार, हम टांग हिला रहे थे। जो अति बहुमंजिली इमारत में रहते हैं ना ऊपर, उनको ऑब्वियसली ज्यादा महसूस होता है बतौर कंपेयर टू जो नीचे रहते हैं। पहली बात, ऊपर भी रहते हैं तो पहला क्या होता है, लोग सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देते हैं नीचे। आदमी 16वें माले पे रह रहा है और 16 माले नीचे उतर जाता है, क्योंकि लिफ्ट में नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा बताया गया है। हाँ, क्योंकि लिफ्ट एक तो कहीं और भी ले जा सकती है। तो आप 16 माले नीचे उतरकर बिल्डिंग के ठीक नीचे खड़े होते हो, जहाँ पे एसी ना गिरे किसी की खिड़की की, और देखते रहते। फिर थोड़ी देर में लोग कहते हैं हाँ हो गया, अब तो लगता है निकल गया। फिर नहीं, फिर उसमें एक आध कहते हैं नहीं, पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। हाँ, फिर होता है चलिए ऊपर चला जाए, कहते हैं लिफ्ट में ना जाइएगा। हाँ भैया 20 फ्लोर कैसे? आफ्टर शॉक आते। अब बताओ यार, एकदम अगर आपकी नींद खुले, आप जहां हो वहीं पे अपना मेज वेज के नीचे घुस जाओ, अगर चल रही है तो। अगर ज्यादा तेज चल रही है, आपको लगता है 16 फ्लोर पर रहते हैं तो सीढ़ी से मत उतरिए, 8वें फ्लोर पे ही हार्ट अटैक होकर खत्म हो जाएंगे आप। भूकंप से तो ईंटा नहीं गिरेगी जल्दी जल्दी में। ज्यादातर लोग बाय द वे भूकंप में एक्सीडेंट में, भूकंप की सूचनाओं के कारण एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। कोई छत से कूद गया, कोई सीढ़ियों से कूद गया, बहुत ज्यादा। पर नींद जो है ना, गहरी होनी चाहिए। और अगर आप इतनी अच्छी नींद सो रहे हैं कि आपको भूकंप का पता नहीं चल रहा है, तो आप यकीन मानिए कि उससे बेहतरीन मौत हो नहीं सकती है कि आप सोते सोते ही सो गए, टोटे टोटे हो गया।
सोचिए कितना सुकून की चीज़ है ना कि कोई पीड़ा नहीं, बेचैन, सांस फूल रही, घबरा रहे हैं, पल्पिटेशंस हो रहे हैं, है ना, शिवरिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बार बार पानी की बोतल, ताला, कुंडी, पंखा, झूमर, हर चीज़ को आप देख रहे हैं। वॉशिंग मशीन जो उत्तर में रखी थी वो दक्षिण में पहुंच गई है कमरे के। ये सब देख करके क्या हासिल कर लोगे भाई? और क्या मिलने वाला एक है? चीज़ और है भूकंप की मृत्यु के बारे में ना, अगर आपका पूरा परिवार एक साथ है तो पता नहीं क्यों, अगर आप बहुत ही घटिया स्तर पर के डर पे धरातल पे आके सोचें तो आपको लगता है यार मृत्यु की सामूहिकता उतनी डराती नहीं है। आपके परिवार में से किसी एक की मृत्यु का भय या सिर्फ अपनी मृत्यु का भय कि उसके बाद परिवार का क्या होगा, ये बहुत सालता है। अगर आपको लगता है कि जब मृत्यु होनी ही है तो सामूहिक हो, हाँ, जैसे तो प्रलय से कोई घबराता नहीं हाँ है। तो फिर तो सबका ही होना सब है, जाएंगे गुरु। फिर उसके आप बाद लोग क्या? झेलने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो वो इस तरह के भी कुछ एश्योरेंस हैं जो भूकंप से आने वाली मृत्यु में हैं। तो हीरालाल चंदानी और अम्बानी और नींद रमेश, जो है ना, ये सब गहरी नींद मृत्यु से क्लोजेस्ट अवस्था है। अगर आपको जीते जी गहरी नींद नहीं आ रही है तो मृत्यु नजदीक आ जाती है गहरी नींद पाने के लिए। डेफिसिट, स्लीप शब डेफिसिट फुरकत तो पे जागा हूँ, फरिश्तों नींद अब तो आपको, सोने दो। दूसरी बात, जीवन का उद्देश्य ही नींद है। कहते हैं ना कि क्यों इतना मेहनत करते हो, क्योंकि चैन की नींद सो सकूं। यही लाइफ में है और कुछ नहीं है। अगर अंबानी जी, अदानी जी और जकरबर्ग जी और एलन मस्क जी को नींद अच्छी नहीं आती है तो उनका सब कुछ व्यर्थ है। किसी का भी सब कुछ व्यर्थ है, सब अगर कुछ नींद व्यर्थ सही है। नहीं तो। नींद अच्छी आनी चाहिए। मैं उससे बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे नींद अच्छी आती है पर वो यूजफुल नींद नहीं होती। मैं सोता गहरी नींद में हूँ। और दुनिया में हर रोग का जो इलाज है उसमें सारी चीज़ों के साथ में डॉक्टर ये जरूर कहता है प्रॉपर स्लीप। तो आपको सोना जरूर चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इनफैक्ट कि मैं एकदम निर्मुक्त होकर सो सकूं। अच्छा, जैसे एक चीज़ और है बाबू मेरे साथ, मैं गहरी नींद आती है, लेकिन गहरी नींद से अगर कोई जगा दे अचानक कोई कारण दे करके, उसके बाद मुझे दोबारा सोने में बहुत तकलीफ हाँ, होती वो है। कई बार हमारे साथ भी होता है हाँ। कि एक बार अगर मैं जग जाऊं हाँ, तो फिर वापस जाना होता तो मैं नहीं। पसंद नहीं करता हूँ, अनलेस कोई बहुत बड़ा कारण हो तो मैं कहता हूँ कि मुझे मत जगाना, उसके पहले कोई काम हो तो बता दो। तो ये है। मैं आप सही है। हाँ। और ये होता है, मतलब लोगों की अलग अलग नवैयत है इस मामले में। कई लोग ऐसे होते हैं कहीं भी सो जाते हैं। मैं लोगों को जानता हूँ जो बस में, ट्रेन में ऊपर वाला पाइप पकड़े पकड़े खड़े खड़े सो लेते हैं। मेरे बड़े भैया सो जाते हैं, कहीं भी सो सकते हैं वो। कुछ लोग ऐसे मतलब होते हैं वो कहीं भी सो उनका सकते निजाम हैं। ऐसा है, वो कहीं भी सो सकते हैं और सो जाते हैं और बहुत अच्छे से सोते हैं। और कभी भी उनको इस बात की तकलीफ नहीं हुई या किसी को। उनको आप कथा में बैठा दीजिए, उनको अच्छी चीज है कि वो बस में बैठते हैं। आप बस में बैठ करके देख रहे हो वही चीज बार बार। हाँ, जैसे आपका रूट अगर यहाँ से ज्वालाहेड़ी हाँ, मार्केट आपको है तो पेड़ भी पता है सारे, तो आपको तो सब कुछ पता है ना। आप सो नहीं पा रहे, बस कुत्ते तक पहचानते हैं आप कि इस गांव में ये वाला कुत्ता आएगा। नींद तो लो। नींद होने, मैं तो एनवी करता हूँ। मैं दिन में नहीं सो पाता, मैं ट्रेन में नहीं सो पाता, बहुत कठिनाई से। कितने लोगों को आपने देखा गुरुद्वारे में गए हुए हैं, अपना अरदास चल रही है, पलथी मार बैठे हैं, धीरे से मुड़ी नीचे, साउंड प्रूफ बढ़िया। मैं फ्लाइट में नहीं सो पाता। मैं 18 घंटे की फ्लाइट पे गया तो नींद आ गई, पर मैं जनरली नहीं सो पाता हूँ। 5-6 घंटे वाली फ्लाइट पे नहीं सोता हूँ मैं। नींद नहीं आती मुझे बैठे बैठे। पर जब हम तो फ्लाइट में सोने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि ये घूम रही है। वो फिर फ्लाइट जो है ना, फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये अपसाइड डाउन हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो एक उसमें लूप में, वलय में चलने लगती है फ्लाइट। कच्चा पपीता तो नहीं लेके जाते हैं। मैं काम करने में, मैं किताब, बीच में क्या होता था, मैं किताब उठाऊं और मुझे नींद आ जाए। अच्छा, हाँ, ये मेरे साथ भी होता है कि जब नहीं आ रही हो किताब उठाई, अरे यार तुम पढ़ूंगा कब, तब तो जीवन और व्यर्थ हो गया। 2 पन्ने पढ़ के किताब उठाई और नींद आ गई। अभी मैं 2 आरज़ूम कट गए, 2 इंतजार घर में था, मैंने सोचा था कि कुछ किताबें जो है हिस्ट्री की निपटा दूंगा, बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। बाबा ने एक किताब दी है मुझे, तो वो भी मैं पढ़ रहा था। पढ़ूं और नींद आ जाए, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ने का मतलब है, मैं बैठ नहीं पा रहा था, थोड़ी तकलीफ हो रही थी बैठने में। तो अब मैं बैठ के पढ़ूं तो आपको नींद नहीं आएगी, लेट को पढ़ो तो नींद आ जाती है। तो पढ़ें कब? तो पढ़ें कब और कैसे पढ़ें भाई साहब? स्कूल में भी मेरे साथ ही होता था। किताब दे दो तो नींद आ जाती है, मोबाइल फोन दे दो
अब क्या होता है, मोबाइल की स्क्रीन मुझे नींद ला देती है। अच्छा, मेरे साथ तो उल्टा है, मोबाइल देखते रहो तो नहीं आ हाँ, सकती नींद। तो मैं जो है एक नियमित समय के बाद 10 मिनट ही देख सकता हूँ मोबाइल की स्क्रीन, उसके बाद मुझे नींद आ जाती है। अच्छा, जब आप सोने के लिए लेटते हैं आंख बंद करके, तो मैंने और ताऊ ने एक बार बात की थी 3 साल के एपिसोड में, आप नहीं थे उसमें, तो वो तरीका क्या है, मतलब कैसे जाएं? जैसे मैं उस समय बताया था कि मैं कोई कहानी सोचने लगता हूँ, या मैं अपने क्रिएटिव एस्पिरेशंस के बारे में इमेजिनरी चीज़ें सोचता हूँ कि मैं बढ़िया फिल्म बना रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जो मैं लिखना चाहता था, और फिर वो मुझे कहानी में ले जाता है और फिर वो कहानी मुझे सुला देती है। हाँ, तो हमारा मुख्यतः फ़ोन के साथ सोना होता है। हम्म, तो डॉक्टर ने कई बार कहा कि फ़ोन अलग कमरे में रखिए, बल्कि अपने पास मत रखिए। और आप रील्स देखेंगे नहीं सो पाएंगे, आप पढ़ने लगे, फोन हम का स्क्रीन ही ऐसा है, तब आपको हम नींद ला रील्स देख देता के है। ही सोते हैं। हाँ, हाँ, रील्स आर द न्यू लोरी। तो रील्स देखते देखते फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अपना डिपर जो है शुरू हो जाता है ना। उसका फिर धीरे से उसको जब लगता है कि नहीं, अब इसके बाद में अब किक बैक नहीं आना है, दिमाग सोचता रहता है कि नहीं एक और चल रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा, नींद आने लगती है, मज़ा भी आने लगता है ना, कि हाँ बावत है, बावत है, और गहिर हो तो थोड़ा सा और चढ़े, थोड़ा और चढ़े, है ना। जब लगता है कि नहीं अब एकदम बढ़िया आ गया है, अब यहाँ से डाइव कर सकते हैं, यहाँ से मतलब ये है ना कि आप स्पीड रनिंग बन गई करते है, स्पीड कूदो। बन गई है, अब आप इसको छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे बस वो उसका पावर बटन दबा करके और दूसरे तकिया के नीचे ऐसे फ़ोन उसे हो देते हैं कि अब बजेगा तो देखा जाएगा। वाइब्रेशन पे कोई फ़ोन हमारा आज तक रहा ही नहीं। मतलब 2004 से हमारे पास मोबाइल है, 22 में बैठे हैं, कोई फ़ोन हम कभी वाइब्रेशन मोड रहता ही नहीं है। फ़ोन खरीद करके सबसे पहला काम, जहाँ जहाँ वाइब्रेशन है सब ऑफ करते हैं। हम 4 साल से रिंगटोन यूज नहीं करते। तो सिर्फ हम वो बंद कर देते हैं, और साइलेंट मोड पे हम फ़ोन रखते नहीं। अब यहाँ पे 3 ताल में है तो साइलेंट है अभी, नितिन है ना पढ़ा, कोई मीटिंग होंगे तब साइलेंट, अदरवाइज फ़ोन है काहे लिए भाई? अगर फ़ोन साइलेंट है तो फिर फ़ोन काहे लिए? नितिन है ना, फ़ोन का काम है बताना। नितिन जो है वो सोता नहीं है, पढ़ाकू नितिन, मतलब वो बहुत कम सोता है। तो एक दिन आया, बोला कि यार 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। मैंने कहा यार बढ़िया, आज तो तुमने बढ़िया सोए। कह रहा 3 दिन मिला के। वो उसका ये हालत है। और वो एक वो पीता है, वो एनर्जी ड्रिंक जो येलो बुल रेड बुल क्या है उसका हाँ, नाम, रेड वो बुल। हाँ वो हमेशा वो पीता है। उसका कुछ कैंटीन वैंटीन से सिस्टम है, हमेशा वो 4 कैन उसकी गाड़ी में भी रहते हैं। तो एक दिन तो वो नीचे यहाँ गुलाटी जी के यहाँ से उठा बहुत लाया। नुकसानदायक है वो, हाँ। वो फ्यूचर। नींद तोड़ता है, ये हाँ, बात चुरा सही है, लाया नींद वो नहीं 4। आने मैंने देता कहा है। यार इस तरह का काम करते हो, कैसे सोओगे तुम लोग? वो बेसिकली 15 कप कॉफी है हाँ। एक गिलास में। हमारे एक ऑफिस में, हम जहाँ पहले नौकरी करते थे, अब से 10-12 बरस पहले, वहाँ पे भी लोगों को जो है वो उन्होंने ये लगा दिया था। हमने कहा ये कमाल है, ये क्या आवश्यकता है भाई इसकी? मैंने सिर्फ ड्राइविंग के लिए उसका उपयोग किया है, हम मैंने आज उसका तक मुंह नहीं सदुपयोग किया लगाए है एक उसका। हम्म। जब मैं जानता हूं कि मुझे आज दिन पूरी रात और कल दिन गाड़ी चलानी है, तो आज दिन जब मैंने पूरी गाड़ी चलाई, फिर एक टाइम तो होगा ना जब बॉडी बोलेगी कि मुझे पर मुझे रुकना नहीं है, तो मैंने हाँ, उस मामले में वो यूज़फुल है। यूज किया। बाकी मैं कभी भी रेड बुल का फैन नहीं रहा, क्योंकि वो आपको पंख देता है, और पंख होते तो उड़ जाते ऊपर रे वाला, बहुत गलत चीज़ है बाय द वे। हाँ, बहुत उससे नुकसानदायक वो है। नुकसान बहुत ये होता है, harmful कभी है। कभी कुछ लोग ना शराब में मिला लेते हैं, अरे वाह। कुछ लोग शराब में मिलाते हैं, ओल्ड मोंग या इत्यादि, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ हाँ, में, बहुत तरह के शराब वोडका मिला में। के। अब शराब का काम है आपको ऊपर करना, अपर हाई करना। हाई करना, ठीक है, और आपको नींद आनी चाहिए उसके बाद। शराब जो है ना एंग्शियस बनाती है आपको, और आपको फिर नींद आती है। तो शराब आपको जगने नहीं देता, रेड बुल आपको सोने नहीं देता। आपके बॉडी में ना एक कॉन्फ्लिक्ट, वितंडावाद है एकदम। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। नींद, दूसरी बात, नींद की गोलियां मिलती हैं जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि आपको धीरे बचना धीरे चाहिए आदत जितना लग हो सकती सके। है। पर अगर आवश्यकता पड़े और आपकी नींद खराब है, तो आप डॉक्टर से मिलें और करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पर यह जान लीजिए कि सोना अत्यधिक आवश्यक है शरीर के लिए। एक चीज़ और मुझे 2-3 हैक्स हैं उसके। हाँ। एक तो ये है कि
ये अगर आप शाम को सोने से पहले आप एक ये सिलसिला बना सकें कि आप आधा घंटा 40 मिनट वॉक वगैरह करेंगे, तो थकावट जो है ना वो नींद की तरफ ले जाती है। शराब में भी इसीलिए नींद आती है क्योंकि शराब आपकी फिजिकल एनर्जी को बहुत हाई लेवल पे ले जाती है और उसके बाद में फिर बॉडी जो है थक जाती है। और आपका स्टमक जो है ना फिर हाँ। शराब में चूंकि ग्लूकोज या शुगर हाँ, जिसको बोलते शुगर हैं है। कंटेंट हाई होता है, उसको ब्रेक करने में लग जाता है। तो अगर आप टहल सकें तो टहलने से नींद अच्छी आती है, पढ़ाई से नींद आती है। अगर आप पढ़ने बैठ जाएं, पढ़ रहे हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। आप हो सकता है कि बहुत उत्साहित होकर के 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा पढ़ गए, आपको सोना 12 बजे था, आप 1 बजे तक पढ़ गए, लेकिन 1 बजे जब भी आप सोएंगे आपको नींद अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कट ऑफ किया बहुत सारी दुनियावी चीज़ों से जो उस वक्त आपके इर्द गिर्द हो रही थी और आपको सीधे प्रभावित कर रही थी। आप किसी दूसरे जोन में अपने आप को लेके जाते हैं। स्क्रीन सोने नहीं देती है, इसलिए किताब आपको सुलाएगी लेकिन टीवी आपको नहीं सुलाएगा। टीवी की वजह से आप बिंज वॉचिंग में चले जाओगे, आप जगते ही एक रहोगे। उम्र के बाद वैसे कुछ भी सुला देता। एक बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, अगर आप बेड पे जाने से पहले अपने पैर धोएं, पैरों को धो के अच्छे से पोंछ करके धो करके तब आप सोने जाएं तो आपको अच्छी नींद आएगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। और अगर कभी ऐसी स्थिति है, जैसे ट्रेन में मुझे नींद अच्छी नहीं आती है क्योंकि मैं ट्रेन में पैर नहीं धो सकता हूँ रात की यात्रा में, तो मेरे दिमाग में वो रहता है पैर खराब है, पैर गंदा है, वो एक कीड़ा चलता रहता है। नहीं तो रात में हम पैर धो करके अपना पोंछ के फिर धंस लेते। और एक बहुत ही मतलब अजीब सा लेकिन आसान सा चीज़ है, अगर ये सब कुछ ना कर पाएँ तो मुझे स्लीप म्यूज़िक जो आते हैं जिसमें बेसिकली डेल्टा वेव्स को इस तरीके से कंपोज करके रखा हुआ है कि वो सही समय पे आपको शांत करती है और सही समय पे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करती है जो आपको नींद लाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत अवेलेबल सारे है, हाँ। आप कर सकते हैं। तो वो एक होता है योग निद्रा, हम्म। जिसका उद्देश्य होता है कि आप ना सोएं। तो मुझे योगा टीचर ने एक ऑडियो फाइल दी, उन्होंने कहा आप इसे बजाकर आप इसको फॉलो करें योग निद्रा को। तो उसमें बार बार जो है ये कहा जाता है कि सोना नहीं है। मैंने आज तक उसे कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। एक बार किया है दिन में, क्योंकि मुझे लगा कि रात में लगा के सोता हूँ, मैं तो सो जाता हूँ पहले ही। वो बार बार बोलते थे सोना नहीं है, सोना नहीं है। आप निरंजनानंद स्वामी इत्यादि इत्यादि टाइप करके आप ढूंढ सकते हैं, उसको यूट्यूब पर भी है बहुत सारे। और उसको बाय द वे वो प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अपनी बॉडी को के बारे में आप बहुत अवेयर होते हैं जब आप बेड पे होते हैं, तो क्योंकि उस समय और कुछ होता नहीं है, कमरे में अंधेरा होता है, आंखें बंद होती हैं, तो आप डिफरेंट, जैसे कि मैं बोलने में मुझे अजीब लग रहा है, पर क्या होता है कि वो जो प्रैक्टिस है वो बिना योग निद्रा किए हुए प्रारंभ में मैं करता था कि आप अगर अपने शरीर को, आप अपने आप को लेटे हुए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और तो उस अवस्था में आप लगभग छत के पास होते हैं, पंखे के पास, और आप अपने आप को देख रहे होते हैं। अब वो प्रैक्टिस बहुत सारे लोग बहुत अलग लेवल पे ले जाते हैं, पता नहीं, पर मैंने वो किया हुआ है और वो बहुत आनंददायक होता है। क्योंकि फिर आप उसको, जैसे मैंने दर्द के बारे में हुआ था, मेरा पैर में बहुत दर्द होता था, तो फिर मैंने अपने आप को पैर से अलग करने की, कोई रास्ता नहीं था, तो मैं फिर अपने आप को पैर से अलग कर लेता था और उसको एक अलग एंटिटी बना देता था और फिर उसको डांटता था कि कहा है मत करने का, फिर भी करोगे तो भुगतो, अब रात भर तुम तड़पोगे। और मुझे नींद आ जाती थी, ये मानकर कि भाई तू परेशान है, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तूने आज काम अच्छे नहीं किए, बोला था ऐसे इतनी दूर फालतू का 11 किलोमीटर चलने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारी औकात नहीं है, औकात से बाहर जा रहे हो, तो भुगतो तुम आज। और ऐसे बातें करते 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 मैं और मेरा पैर दोनों सो जाते थे। तो इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस, योग निद्रा आप कर सकते हैं। और अपने आप को, लेविटेशन किसको बोलते हैं, जमीन से ऊपर उठ जाना, वही है, आप लेविटेट कर सकते हैं। बाकी सब एक्चुअली सब कुछ इमेजिनेशन ही है ना, सब कुछ दिमाग को ही भरमाने का। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आजकल मैं एक सीरीज देख रहा हूँ 1899,
एक शिप अच्छा, की हाँ कहानी हाँ है, सुना उसके बारे और में। वो पूरा का पूरा यही है कि इमेजिनेशन ही उसमें चल रहा है। वही ना माइग्रेंट्स वाला जो वो है, माइग्रेंट्स हाँ, आते हैं शिप में। हाँ मतलब माइग्रेंट्स नहीं है वो, हाँ। वो माइग्रेंट्स वाली तो अलग है। अच्छा। ये 1899 जो है बेसिकली ये है कि ओवर थिंकिंग और ब्रेन की दुनिया में शुरुआत ही ऐसे होता है कि सब कुछ जो है वो दिमाग का खेल है, हर चीज़ दुनिया में। और उसी में मतलब वो अलग अलग जोन्स में जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, उसमें हकीकत कंस्पिरेसी ये है भी है। बाबा कि दुनिया में हर चीज अवेयर है कि आप उसे देख रहे हैं, एक्सेप्ट आपको ये अवेयरनेस नहीं है। जो अपन ने कैमरे वाला उदाहरण दिया था, हाँ। अभी नोबेल प्राइज की घोषणा हुई, इसी के लिए मिला है। नोबेल प्राइज जो 3 लोगों को मिला है फिजिक्स में, वो इसी के लिए मिला है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो बता रहे थे आप। हाँ, कि वो अब उन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे आप मान लो एक सिक्का है और एक सिक्का मार्स पे है, इसके पलटने से वो सिक्का भी पलट जाता है। और वो लाइट की स्पीड तो छोड़ो, उसी समय होता है, उसी क्षण हो जाता है वो। यहाँ पे सिक्का, इसका हेड हुआ तो उसका टेल हो जाएगा, और इसका टेल हुआ तो उसका हेड हो जाएगा। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हो जाता है। मिररिंग हो रही है, लेकिन ऑब्जर्व करो तो नहीं होता। अगर वो उस सिक्के को, अब ये सब निर्जीव चीजें हैं, अगर वो सिक्के को एहसास हो कि कोई मुझे देख रहा है, कि कोई मुझे देख रहा है, तो नहीं करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई नहीं देखे तो वो आपस में खेल रहे होते हैं। नोबेल पुरस्कार दिया गया हाय पेनी। सो दिस इज ट्रू कि जब आप ऑब्जर्व करते हो और अवेयर होते हो, आप हर चीज आपके अराउंड अवेयर है कि आप उसे देख रहे हो, एक्सेप्ट कि आपको। तो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, सिर्फ अवेयर होना नहीं है कि मैं इस कमरे में हूँ, ये कमरे की दीवार लाल है और इधर का साइड ब्लू है और हम 3 लोग बैठे हुए हैं। इतना ही अवेयर होना जरूरी नहीं है। ये अवेयरनेस होना कि मैं अवेयर हूँ, एक लेयर, वो भी बहुत जरूरी है। सोते वक्त ना आपको, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये भी हकीकत है। बहुत, जब मुझे नींद नहीं आती थी उस समय एक बहुत बड़ा कारण था कि कुछ चीजें छोड़ती ही नहीं थी। हाँ, रील चल रही है, चले जा रही है। तो मैंने दिन में कोई प्रॉब्लम थी उसके बारे में सोच लिया, अब लेटा हुआ हूँ और वो प्रॉब्लम ही घूम रही है। और मैं कभी उठ के पानी पी लेता हूँ, कभी लगता है कि इनफ पानी नहीं पिया है, कभी लगता है कि शायद एक कोने से हल्की सी रोशनी आ रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर उसको जाके पर्दे को एकदम टाइट बंद करके कि उधर से भी नहीं आएगी, कहीं पानी टपकने की हाँ, आवाज है। फिर लग रहा है कि यार क्या करें, फिर लगता है ऐसे नहीं सोते, तकिए को थोड़ा मोड़ देता हूँ, फिर 2 लगाता हूँ, फिर उसको भी हटा देता हूँ, फिर सीधा सोने की कोशिश करता हूँ, फिर पलट के सोता हूँ, फिर पैर इधर करके सोता हूँ। आप ना जतन करते हैं, और जितना जतन आप करते हैं उतना दूर जाती नहीं, क्योंकि स्टिलनेस खत्म हो जाती है। हाँ, आप तो कॉन्शियस हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं आप, एक्टिव नहीं है। तो और नींद का मतलब क्या है? स्टिलनेस। तो कैसे अपने दिमाग में आई हुई चीजों को निकालने का, जो आती रहती हैं, उसको कंट्रोल करने का तरीका यह है कि आप वो लाएं जो आप लाना चाहते हैं। जैसे आप किसी कहानी को गढ़ रहे होते हैं और फिर उस कहानी के किरदारों के साथ साथ आप किसी मोड़ पे शायद बोर हो जाते हैं अपनी कहानी से। यही होता था ना, दादी अम्मा लोरी सुनाती थी, लोरी इंटरेस्टिंग नहीं होता था, इंटरेस्टिंग होता तो आप सोते ही नहीं। हाँ, सारे जो ये लोरियां हैं, सारी जो कहानियां हैं, जिसमें कि बाय द वे रिपीटिशन भी होती थी, एक था राजा, एक थी रानी, उसकी बेटी थी फूल कुमारी टाइप, वो कहानी होती थी, आपको भी पता था क्या होने वाला है और आपके लिए बोरिंग था, इसलिए आप धीरे धीरे स्टिल हो जाते थे। स्टिलनेस प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप रात में नहीं कर सकते हैं तो दिन में करें, जब आप योग में जो नींद का सबसे बेहतरीन हैक है, तरीका है, वो है, और उसको आप ये कह सकते हैं कि वो सब योगों का योग है, वो है शवासन। शवासन लोग समझते हैं कि लेट जाने को और शरीर के हल्का छोड़ देने को शवासन कहते हैं। हम कई साल तक ये समझते रहे और उसके बाद में हाँ, तो शव की तरह पड़े रहना एकदम। लेकिन हम गए 2016 में यहाँ आज तक ज्वाइन करने से
पहले ताऊ ने कहा कि आ जाइए, ज्वाइन कीजिए। 1 सितंबर को ज्वाइनिंग थी, तो हम उसके पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में पुणे चले गए एक योग के अयंगार वाले केंद्र में। और वहाँ पे हमने जो कुछ भी सीखा समझा, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन शवासन जो है वहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये चीज़ क्या है। और उसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप लेट गए हैं, आपने पहले ब्रीदिंग पे फोकस किया है, और उसके बाद में आप अपने पैर के अंगूठे से शुरू करके सर के बालों तक आते हैं, एक एक इंच को महसूस करते हुए उसको लूज करना होता है। वही योग निद्रा है ना, उसको आप खोलेंगे। और उसके बाद में सेकंड लेवल पे होता था कि जो उसकी भी सबसे उन्नत अवस्था, कभी कभी मेरे से हुआ और कभी कभी नहीं हो पाया, कि आपको ऐसा महसूस करना है कि आप शरीर के पूरे सरफेस से सांस ले रहे हैं। तो पैर के रोएं से लेकर के सर के बालों तक श्वसन को महसूस करना, और उस श्वसन को महसूस करने में जब आप उसको ईज पे लाते हैं ना, वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा उस बॉडी ऑर्गन को इजी करने का तरीका है। और दरअसल अगर आप 10 मिनट 15 मिनट शवासन में रह लिए, तो वो जो रिलैक्सेशन है वो घंटे भर में, लोग कहते हैं कि घंटा जल घंटा सोए हुए नींद के बराबर होता है कि आप 5-10 मिनट प्रॉपर शवासन कर लें। इसका मतलब नहीं कि शवासन किया 2 घंटे और उसका फिर मोदी जी की तरह काम पे लगे रहे। मतलब योग निद्रा का अर्थ यही होता है कि अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते और सबसे कमाल की चीज़ तो आधे घंटे में, सबसे कमाल की चीज़ है कि शवासन सबसे फास्ट फैट बर्निंग एक्सरसाइज है। अच्छा, जबकि उसमें आपका शरीर उस तरह से एक्टिव नहीं होता, जबकि उसमें कुछ हिल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, आप केवल सांस ले रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो फोकस आपका, और आप उसमें डायफ्राम से ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन इतना रिचली आपके एक एक सेल में पहुंच रहा है। आप समझ लीजिए कि आप हर कोशिका को ईंधन दे के आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना है वो शवासन जो है, शरीर की उज्ज्वला योजना है। हर सेल को आप ऑक्सीजन से, क्या होता है भट्टी में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी टूट फूट जलने का काम होता है। जितनी अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स के अंदर, उतना ही बढ़िया बर्निंग। तो शवासन जो है बिना एक रोआ हिलाए फैट बर्निंग की भी कला है। जो एक आखिरी चीज़ आप कह रहे थे ना कि कहानियों में रिपीटिशन, अब जैसे, और दादी नानी की कहानियों में भी वो इसीलिए था नींद के लिए। तो जैसे कहानी थी एक, हमें, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट याद नहीं है, पर एक व्यक्ति है जो अपने समय का बता रहा है कि हमारे 10 हल हैं, खेत हैं। वो जा रहा है, उसको पहले बुढ़िया मिलती है, तो उसको अपना परिचय देता है। 10 हल चलें भैंस 10 लागें, 24 चलें कुदारी, हमरे तो लाग पतोहिया के मोहिया, घनवा बाज रहा घनकारी घनन घन। फिर वो बुढ़िया कुछ कहती, वहाँ से निकल जाता है। फिर उसको शेर मिलता है, शेर तो तुम कौन हो? 10 हर चलें भैंस। लोरी ही है ये, कहानी नहीं है, लोरी ही है। तो लेकिन अच्छा, आप ट्रेवल करा रहे हैं ना। हाँ, बस ये है, अलग अलग किरदारों से मिलता है। तो चिट्ठियाँ लिखिएगा इस पर, नींद पर बिज़ार ख़बर की ओर बढ़ते हैं और संक्षेप में करेंगे। इस बार जो बिज़ार ख़बर की वजह है वो एक रेस्टोरेंट का बिल। रेस्टोरेंट का नाम है लजीज़ रेस्टोरेंट और होटल, दिल्ली के लाजपत नगर में ये हुआ करता था। 1985 का ये बिल है। फेसबुक पर ये 2013 में पहली बार शेयर किया गया था, पर अभी वायरल ज़्यादा हो गया है। तो उसमें एक आदमी के खाने का बिल है, उसने क्या क्या खाया है। शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और रोटी। पर इनके दाम देख करके लोग चौंक रहे हैं। शाही पनीर की कीमत है 8 रुपये, 1 प्लेट शाही पनीर की। दाल मखनी की कीमत है 5 रुपये, रायता 6 रुपये और 4 रोटी की कीमत है 6 रुपये। मतलब 24-25 रुपये में भोजन की पूरी व्यवस्था है। ईस्वी कौन सी है? 1985। 85 है भी, मतलब 40 साल। हाँ, तो आप लोग क्या मतलब रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, महंगा है, मतलब 4 रोटी 6 रुपए ले ली सर। हाँ, 85 में थोड़ा महंगा था। मतलब अच्छा रेस्टोरेंट होगा ये, हाँ, लजीज। हाँ, नाम है तो ठीक ठाक रेस्टोरेंट होगा, लेकिन नाम तो लजीज। प्रीमियम चार्ज कर रहा है ये। हाँ। अभी इसी हफ्ते जो एक बिल वायरल है नुसरत रेस्टोरेंट का, अबू धाबी का, करोड़ों रुपया। हाँ, 4-5 बंदे जो एक इवनिंग में 9 बजे घुसे रेस्टोरेंट में, 12 बजे निकले हैं और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये ये खर्च करके आ गए। अच्छा, तो आपने जैसे आखिरी बार मतलब कौन से कितने साल पहले इस तरह के रेट्स में खाया हुआ याद है आपको? कि मतलब अच्छे होटल में, से ये नहीं कि सड़क पे चलते हुए कुछ, पर होटल में बैठ के सबसे सस्ता आखिरी बार
90 के दशक में खाया था या 80 में खाया, याद? यार 90-80s में ही होगा वो, और कलकत्ता का होगा। हमारा झारखंड का है। रांची में 2007-8 की बात है, और रांची रेलवे स्टेशन के बाहर 5 रुपए में दाल चावल भुजिया, 5 रुपए में। अभी भी रांची में मिल जाता है बहुत सस्ता खाना। हाँ, शायद वो 20 रुपया होगा तो 5 की जगह। हाँ, मतलब अभी भी आपको यहाँ पहाड़गंज में मिल जाएगा 20 रुपए में खाना। अजमेरी गेट पे 20 रुपए में खाना मिल रहा है। 25 रुपए में वो मछली का एक पीस भी रख देगा उसमें। 40 रुपए हो गया है। 25 रुपए में थाली अभी भी बहुत पॉपुलर है। दिल्ली में 10 रुपए थाली होता था खाना जब हम आए थे, और वहाँ से बढ़ के फिर वो 12 रुपए हुआ, फिर 15 रुपए हुआ, फिर 20 रुपए हुआ, 25 हुआ। आजकल देखते हैं कि 40 रुपए एक एक्सेप्टेबल रेट हो गया है। 3 या 4 रोटी, एक सब्जी और दाल और चावल, हरी मिर्चा, अचार, नमक, इतनी चीज़ों का। मैंने 7 रुपए में छोले कुलचे खाया है 2003-4 में। 7 रुपए में वो 2 कुलचे यहीं दिल्ली नोएडा में, बहुत थोड़े से छोले देता था कि वो कम पड़ जाते थे हमेशा। फिर रिफिल नहीं थी उसमें। 7 रुपए में बाद में उसने 10 कर दिया। तो ये है। लेकिन ये जो आलू, टमाटर, प्याज, छोले कुलचे से पेट नहीं भर रहा ना। हाँ, तो वो आपको जो बता रहे हैं कि मतलब थाली हाँ। में पेल के भात और उसके ऊपर पनिया ढार दाल, और टॉपिंग्स में उसके एकदम मुंडी पे शंकर जी की जटा की तरह आलू भुजिया। ये बेंगलुरु में एक सिस्टम था, अनरिलेटेड है, थोड़ा रिलेटेड भी है, कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी, लंच और डिनर के टाइम में उनको आपको थाली देनी पड़ती थी फिक्स्ड प्राइस में। अच्छा, चाहे वो कोई भी रेस्टोरेंट, आप मैक्सिकन हो, इटालियन हो, बहुत अच्छा वेलकम, KFC हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंच और डिनर के टाइम में कोई आदमी वॉक इन करेगा और बोलेगा मुझे लंच चाहिए, तो आपको लंच देना ही पड़ेगा। वो थाली होगी साउथ इंडियन। अच्छा, तो ये दूध वगैरह के दाम अब शायद नहीं होगा ये सब, बहुत पहले की उस बात। समय 90s वगैरह में दूध का दाम, मतलब आपकी स्मृति में कितना सस्ता प्रति लीटर दूध आपने लिया होगा, जैसे याद? 5 रुपए 10 रुपए टाइप तो हमको याद है। अच्छा, बहुत बचपने का। 8 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर। आलू मैंने मतलब पेट्रोल हमको याद है 14 रुपए लीटर। अच्छा, आलू स्कूटर में डलवाया। आलू याद है मुझे 2 रुपए किलो। अब मुझे ये याद है कि 5 रुपए में पूरी सब्जी की खरीदारी होती थी। मतलब घर में आपको सुबह से लेकर शाम तक और अगले दिन जितनी सब्जी खानी है 5 रुपए में मिल जाती थी। आपको मैं दाम बताऊंगा तो आप ताज्जुब मानोगे कि इतने सस्ती कैसे हो सकती है। ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको 90s के दाम बता रहा हूँ। लेकिन रायबरेली में हम लोग के जिस रोड पे हमारा घर है, उस रोड पे मंगल और शनिचर को हाट लगता है, बाजार, शाम को। और वो गांव से सब सब्जी वाले आते थे। तो वो गोभी अगर बच गई है, पहले तो गोभी बेच रहा है 2 रुपए किलो, है ना, और किलो भी नहीं, 2 रुपए फूल। बड़ा वाला फूल है तो 2 रुपए फूल है ना। किसी के यहाँ छोटा फूल है तो 20 आने का फूल है ना, तो 2.5 रुपये में 2 फूल ले लो। और आखिर में 2 रुपए के 5 फूल, क्योंकि अब उसको यहाँ से सामान लेके वापस गांव नहीं जाना है। जो सामान वो लेके आया है वो अब यहाँ पे निपटा के ही जाएगा। तो उसका ये है कि नहीं, 50 ठे बचे हैं, नोट निकालो तो 2 रुपये में 5 फूल। तरोई 3 रुपया किलो, 4 रुपया किलो, भिंडी 3 रुपया किलो। परवल हमेशा से महंगी सब्जी रही है, हमेशा से। अच्छा, तो परवल हमको याद है कि 12 रुपये किलो, 16 रुपये किलो, 20 रुपया किलो, इस तरह से परवल सबसे महंगा रहता था। बाकी सब सब्जी। हाँ, मतलब फ्रिज जब आ चुका था मिडिल क्लास घरों में, हमारे घरों में, तब का मुझे याद है। फ्रिज आने के बाद भी 50-60 रुपए में 3-4 दिन की सब्जी आया जाती थी, जो फ्रिज में रख दी जाती थी। 50-60 रुपए में 4 दिन 5 दिन वो सब्जी चल जाती थी, ये याद है। हाँ, मतलब दिन की सब्जी 5 रुपए की आ जाती थी। अच्छा, एक दिन में शादी का न्योता आपके मतलब वो कितने, मतलब जैसे अभी तो आप 1100-2100 से कम नहीं ले सकते। 1100, 2100, 500 शुरुआत है। हाँ, पर उसमें 51-21 रुपए भी चल जाते थे शादी के न्योते में। 21 रुपया न्यूनतम था कि नहीं, 21 तो देना ही है। सबसे 11 भी मैंने देखा है, 2 रुपया भी मैंने देखा है। गांव में तो हम 2 रुपए देखे हैं। ये होता है कि
उसने लिखवा कितना भी दिया जाते था, हैं। उसमें हाँ, वो ये तो नहीं खैर होता है, रूल हाँ। कि मुझे इतना देना है। आप कुछ भी दे सकते और हैं, पर फिर- उसने कितना दिया था उस हिसाब से तो आपके यहाँ से बता दिया जाता है कि भाई 2 रुपये जाओ लिखवाओ। और लिखवाने में शर्म भी आती थी कभी कभी, हाँ पर वो रूल नहीं तोड़ सकते आप। वो इसलिए बाय द वे वो इसलिए नहीं था कि बदला ले रहे हैं, वो इसलिए था कि तुम अगर आज रेट बढ़ा दोगे तो फिर अगली बार उसको रेट बढ़ाना पड़ेगा, वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये सब गांव के इक्वेशन बहुत खतरनाक होते हैं कि आपने तो उनको दे दिया, हाँ, वो फिर करेगा मजबूर हो नहीं। जाएंगे वो आगे कॉपी की। देख करके परेशान हो जाएगा सबसे सस्ती चाट मैंने 3 रुपए की खाई है। बाहर आने की। 1 रुपए के 10 गोलगप्पे। क्या बात कर रहे हाँ। हैं? अरे लाइब्रेरी में। हाँ। जब 1 रुपए के 4 बतासा हुए ना, हम्म। हमारा हृदय टूट गया था। यार ये क्या है। चाट मतलब चाट में ये कि अभी सोच भी नहीं, जैसे फुल्की बोलते हैं हमारे यहाँ गोलगप्पे को, तो वो 1 रुपए की 4 या 5 एक समय थी। गोलगप्पे को बहुत हल्का कर देता है, मतलब हाँ। कोई गप की बात है हाँ। ना। फुल्की ऐसा- बोलते हैं आपके यहाँ भी? ना, तो बतासा। बतासा, अच्छा, हमारे यहाँ फुल्की। हम्म। तो वो 1 रुपए की 4 या 5 मैंने भाई खाई फुचका हैं। कहाँ बोलते हैं? वो बंगाल में। फुचका बंगाल में बोलते हैं। कहा तो फुचुक से तो इतना ध्वन्यात्मक कर दे उसका नाम फुचका। आलू भरा हुआ अगर मिले और वहाँ का हो वो तो पानी पूरी, गोलगप्पा, फुचका, बतासा, बतासा, फुल्की, फुल्की। ये सब एक है। लेकिन ये सूजी वाले दिल्ली में ही मिलते हैं क्या? और भी कहीं मिलते हैं? मैंने तो कहीं और देखे दिल्ली नहीं। में ही सूजी है। हाँ, बहुत पहले मैं खराब नहीं जानता था तरीका। इस तरह के डिफरेंट हाँ। वैरायटी के होते हैं, पहले एक ही होता था वो। क्रिस्पी भी नहीं होता। सूजी वाला हम सबसे पहले खाए यहाँ हरिद्वार में, अच्छा। वहां पे, क्योंकि बंगालियों ने आके फुचका चालू कर दिया होगा वहां पे, तो उनके चक्कर में। लेकिन सब 2 कौड़ी। बतासा मतलब मटर का छोला। हाँ, वो तो है। मटर का छोला, धसकौआ वाला, सफेद सफेद मटर। वो भर के तब क्या तो उसमें बतासा। आलू डाल देते हैं? आलू, काबुली चना, घिनास्टिक एकदम क्यूब काट के बारीक बारीक उसका एकदम। और अब उसका गजब कुछ ऐसा बनाते क्या भी नहीं है, नाम एकदम प्लेन उबला हुआ आलू वो डाल दिया, वो तो एकदम हाँ, स्वाद नहीं, खराब और कर उसको देता है। चक्कू से एकदम बारीक बारीक काट छोटे के, छोटे क्यूब हाँ। ऐसा काटते हैं। हम्म। आप ये समझ लीजिए आधा सेंटीमीटर के क्यूब्स होते हैं वो। और जाने क्यों मीठी चटनी उसमें डाल देते हैं? मीठी चटनी तो होनी नहीं चाहिए उसमें। दोनों होती है ना। आप हरी चटनी खाते हैं, हम्म। फिर बीच बीच में एक मीठी लगाते हैं, हाँ। लास्ट में सूखा लगाते हैं जिसका पैसा नहीं लिया जाता है भाई। हाँ, दही डाल के वो लास्ट काउंट में नहीं आता है। ये हम तो मीठा इसलिए डलवाते थे क्योंकि हमारा दांत हो जाता था खट्टा हरे वाले से, तो अपना हिसाब क्लियर था नहीं, मैं कि- तो यही मतलब कि पहले 4 गोलगप्पा तीखे वाले खाते हैं, उसका कहते थे आप मीठी लगा दो, तो मीठी लगा करके पानी वही भरेगा, लेकिन वो गोलगप्पे में छोला भरा, फिर उसको मीठी चटनी में हल्का सा डिप किया, और फिर वो उसको डुबो करके ला करके तब रख दिया। और आखिरी गोलगप्पा जो होता 10वां, उसमें मटर डालने के बाद में कोई चटनी नहीं, उसमें बस ये प्याज, हरी मिर्चा, मसाला, दही, ये डाल करके तब वो खाते थे। तो उसका एक अलग आनंद रहता था। वो उपसंहार होता था, वो बढ़िया उपसंहार वहीं से। और दूसरा एक आदत बहुत बुरी थी कि चाट हम भयंकर शौकीन रहे आलू की टिकिया के, भयंकर। और कभी बाई चांस अगर पैसा ज़्यादा हो तो मटर की चाट बनवाते थे। तो मटर का छोला जो इसमें गोलगप्पे वगैरह भर रहा है, वो निकाल करके वो 2 करछुल 3 करछुल तवे पे डालता था, और उसमें 2 हरी मिर्चा बारीक काट के, आधा टमाटर छोटा छोटा काट के, और वो तवे पे भूनता रहता था। इस दौरान उसका टिकिया कारोबार चल रहा है, उसको जो सुखाना है, उसको अब जो द्रवीभूत था वो एकदम ड्राई कर देगा उसको। ड्राई को फिर कांच के पत्ते पे ले करके दुनिया में, और फिर उसमें दही वगैरह, दही और चटनी, ये सारी चीज़ें। दही बहुत कम लोग डालते थे, दही का शगल जो है ना बहुत बाद में आया है। नहीं तो हरी लाल चटनी होती थी, और प्याज जब महंगा हो जाता था तो मूली का कद्दूकस वाला छोरन रहता था, नहीं तो प्याज रहता था है ना। जब प्याज महंगा हो जाए तो फिर प्याज को तुरंत मूली रिप्लेस कर देती थी, तो वो चलता था। तो अपने को वो चाट बहुत पसंद थी, और कहीं भी चाट, अभी भी शादी ब्याह में भी हम चाट खाते तो कहते हैं 2 ठे फुचका जो है फॉलो इसके ऊपर। हमने इतने सारे नाम लिए, पानी पूरी, गोलगप्पा, ये फुचका, गेस कीजिए हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं? झारखंड में मतलब इनमें से झारखंड नहीं बोलूँगा मैं,
बहुत सारे इलाके में फुचका भी बोलते हैं। देवघर में हाँ, नहीं पता। गुपचुप। सही में? हाँ, गुपचुप हम सुने हैं। अरे यार, गुपचुप और भी कई जगहों पे बोला जाता है। हाँ। गुपचुप गुपचुप हो रही से। गुपचुप। अरे यार, ये तो वैसा है करण कि अर्जुन आपके यहाँ होगी तो गुपचुप गुपचुप गुपचुप। कि सार्वजनिक तौर पर खाने के लिए है ही नहीं। माँ पूछे क्या खा के आया, गुपचुप खा के आया। बढ़िया नाम है। ठीक है, तो चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। न्योता वाले श्रोता, आज की पहली चिट्ठी दीपक राठी, बहादुरगढ़, हरियाणा ते, ऐसे ही लिखा है इन्होंने। वाह। ताऊ बाबा और सरदार ने राम राम, मैं दीपक राठी, बहादुरगढ़, हरियाणा ते। मैं बहुत टेम तक एक बढ़िया सा पॉडकास्ट ढूंढ रहा था और जब एक दिन सलोनी शुभम ने ये पॉडकास्ट बताया तो मेरी खोज न्यूं पूरी हुई। जो करते कहावत होवे से कि सबर का फल मीठा होया करे। शुरू में जब ताऊ का नाम सुनिया तो सोचा कि ये तो पक्का हरियाणा का होगा, पर बाद में बेरा पाटा कि सारे ताऊ हरियाणा के ना होते। मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, पर बचपन गांव में रिवाड़ी की तरफ, जिसे हम बागड़ बोलते हैं, बीता है, जिस कारण से मैं आपके द्वारा बोली जाने वाली बातों से रिलेट कर पाता हूँ और फिर से वही दिन सामने आ जाते हैं, जिस कारण ये पॉडकास्ट और ज़्यादा भाने लगता है। आप जो व्यंग, हास्य और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं वो अद्भुत है। पहले कहीं गाड़ी में सफ़र करते समय गाने सुन सुनकर सिर दर्द हो जाता था, पर जब से आपका साथ मिला है सफ़र का आनंद 4 गुना हो जाता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मीडिया का बहुत पतन हो गया है, ब्रैकेट में मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं आपके राजनीतिक सामाजिक विचारों से सहमत रहता हूँ। बाबा का ज्ञान वास्तव में अद्भुत है और उनको सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ताऊ की किसी भी विषय पर सटीकता अद्भुत है। सरदार का हास्य बोध आनंदनीय है। और अंत में मैं इसे 3 ताल की शिकायत कहूँ या प्रशंसा, कि मैं ये केवल शांत वातावरण में ही सुन सकता हूँ ताकि कोई भी छोटी से छोटी बात अनसुनी न रह जाए। 100वें एपिसोड में न आने का मलाल अगले मिलन समारोह तक तो अवश्य रहेगा। कहने को बहुत कुछ है, मगर पहली चिट्ठी यहीं तक। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। आपका नियमित श्रोता। जय हो। दीपक राठी, बहादुरगढ़, हरियाणा पे। वाह जी वाह। पहली वाह चिट्ठी दीपक इनकी। भाई। और उन्होंने जैसे हरियाणवी लहजे में शुरू किया, वो पढ़ के मज़ा आ गया। हाँ, जवाब बागड़ी तो लहजा अलग है, हाँ पर उन्होंने बहादुरगढ़ का किया। हाँ, बहुत सुंदर। लिखते रहिए आगे भी। देवांश यादव, दिल्ली। लेकिन इन्होंने सही बात बोली, ताऊ का जो चित्रण है ना वो हरियाणा से ही होता है बॉस। हाँ, ताऊ मतलब हरियाणा। मैंने गलत नाम ले लिया है। लक़ब रख लिया है। यही तो, इसी के खिलाफ तो लड़ाई है, सारे स्टीरियोटाइप के खिलाफ। हमारा जो है ना चाह होना चाहिए था। चाह, हाँ। कमलेश चा। प्रहलाद चाह। देवांश यादव, दिल्ली। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा प्रणाम। मेरा नाम देवांश यादव है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पीछे से हम गाज़ीपुर यूपी के रहने वाले हैं। ये बढ़िया लगा, पीछे से। 3 ताल मैं स्पॉटिफाई पे सुनता हूँ। 3 ताल से मेरा परिचय माह जून में हुआ था, जब एक दिन मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और सौरभ द्विवेदी जी ने 3 ताल का एक ऑडियो क्लिप शेयर किया हुआ था। सुना तो बहुत रोचक लगा और फिर पूरा एपिसोड खोज कर निपटाया गया। तब से मैं इस पॉडकास्ट का जबरा फ़ैन हो गया हूँ। हर रात सोने से पहले इसे सुनता हूँ। रोज़ सुनने का परिणाम ये हुआ कि पीछे के एपिसोड भी सुन लिए। फ़िलहाल एपिसोड 54 से पहले के एपिसोड सुनने की हिम्मत जुटा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले के एपिसोड की ऑडियो इतनी दुरुस्त नहीं है। वो जूम कॉल पे किए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आखिर में इतना ही कहूँगा कि जीवन को बाबा की तरह जीना, ताऊ की तरह समझना और सरदार की तरह मैनेज करना चाहिए। बरसों बाद हिंदी लिख रहा हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी लिखता रहूँगा। जय हो। वाह गुरु वाह। अपना देवांश जीवन यादव, तो दिल्ली। अपना तो समझ में आता नहीं कि हमारा जीवन जैसे हम जी रहे हैं वो बहुत अच्छा है या क्या है। हाँ, हमारी सलाह तो मानिए नहीं कभी। हमारी सलाह को एंजॉय करो मत बस। पड़िए एकदम। हाँ, अपनी ये मस्ती में रहिए। ये वैसा है, वो राजू श्रीवास्तविक सुनाते थे कि मुंबई लोकल मेट्रो में जब बहुत भीड़ होती है और सट के खड़े होते हैं, तो थोड़ी देर में कोई एक कहीं से आवाज़ आती है, अपना अपना खुजाओ। तो भाई अपना अपना खुजाओ, शेख अपनी अपनी देख। हमारी तो ये है कि हमारी जो अच्छी बातें हैं उसे एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। हाँ, बुरी बातें दिल पे ले लें। हाँ। इस तरह ना करें आप। इस तरह ना करें। पर ये खगेंद्र, देवांश का एक अच्छा हो गया ना, यहाँ से मतलब एक्सप्रेसवे से घर बॉस। हाँ, गाजीपुर वालों के तो मजे हैं एकदम। हम्म। कहीं भी हाईवे पे उतरना ही नहीं है, एक्सप्रेसवे। खगेंद्र महतो की चिट्ठी अगली, परिचय खत्म ही है। जय हो। मैं खगेंद्र महतो, विशुद्ध झारखंडी, इसलिए जोहार।
जय झारखंड। जोहार। वैसे तो गत 1 वर्ष से आप देसी BTS को सुन रहा हूँ, पर लिख अब रहा हूँ, कारण एपिसोड 109 में झारखंड का जिक्र हुआ। हाँ पिछली बार आया था ना नाम। हाँ कारण एपिसोड 109 में झारखंड का जिक्र हुआ था। एपिसोड 109 की समाप्ति पर यह सोचता रहा कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। इसी असमंजस में 110 भी ख़त्म हो गया। ये हमारा पहला पत्र है, इसलिए चाहूँगा कि इसे अगले एपिसोड में शामिल किया जाए। ताऊ और बाबा ने झारखंड के बारे में जो बिंब श्रोताओं के लिए बनाया था वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, और चाहूँगा कि सरदार भी एक बार झारखंड आएँ और इसकी खूबसूरती को अपने मन में संजो कर जाएँ। मैं झारखंड के सबसे पिछड़े ज़िले पश्चिमी सिंहभूम के प्रखंड मनोहरपुर का निवासी हूँ। पश्चिमी सिंहभूम ज़िला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेरेंगसिया घाटी को शहीद स्थल का दर्जा दिया गया है। इतिहास बताता है कि कोल विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी और अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े गए कोल लड़ाकों को यहीं पर फांसी पर लटकाया गया था। इसी क्षेत्र में एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े साल ब्रैकेट में सखुआ का जंगल है, जिसकी खूबसूरती को नज़दीक से देखता रहता हूँ। नक्सल प्रभावित और अन्य राजनीतिक कारणों से विकास के नाम पर इस ज़िले को खूब कोड़ा गया है, अर्थात लौह अयस्क का खूब माइनिंग होता है। इसका भी जिक्र एपिसोड 109 में होना चाहिए था। लिखने के लिए तो काफ़ी कुछ है, पर यहीं फ़िलहाल अपने ख़त को समाप्त करता हूँ। भूल चूक माफ़, आगे भी सुनता रहूँगा और लिखता रहूँगा। जय हो जय हो जय हो। खगेंद्र महतो, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। बहुत सही। झारखंड वालों की चिट्ठियाँ बढ़ती जा रही हैं। हाँ, खनिज का दोहन भी जो है ना वो एक मुद्दा है। नहीं, और पर कभी उसको हम लोग झारखंड पे और खनिज पे बात करेंगे तो हम लोग उस वक्त इसकी चर्चा करेंगे जरूर। बहुत बढ़िया खगेंद्र भाई, लिखिए आगे भी शुभम चिट्ठी। को चाहिए कि ये इसको लिख के रखें भी। हाँ, क्योंकि कई बार ये होता है हम लोग तय करते हैं कि और बात भूल करेंगे जाते हैं, और फिर हाँ। वो रह जाता है। वैसे भी बिल्कुल। लिस्ट हम लोग की बहुत लंबी, अब तो लोगों ने याद दिलाना बंद कर दिया है। तो ये क्योंकि दोहन जो है ना सारी संपदाओं का जिस गति से हो रहा है उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिससे कि शहर के लोग जो उसको एंजॉय करते हैं वो पता ही नहीं है। उनको कभी भोगना नहीं पड़ेगा। पर यूरेनियम की खानें जब खुली रह जाती है ना तो फिर वहाँ के लोगों को क्या होता है की पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। अगली चिट्ठी इंजी भाई की गुड़गांव से, पिछली बार भी आई थी। ताऊ बाबा सरदार को राम राम। अपना पहला पत्र 3 बार रिवाइंड करके सुन चुका हूँ, अच्छा लगा। अगर बहादुरगढ़ लंदन वाले भाई पोस्टर बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें, क्योंकि थोड़ी जगह तो तेरा भाई भी डिज़र्व करता है। शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो घर में गांव वाले कज़न की शादी का डिस्कशन चल रहा है। 12वीं भी ढंग से नहीं की है, पर लड़की नौकरी वाली हो इसकी उन्हें अपेक्षा है। पिछले एपिसोड में कुल टोटल फर्टिलिटी रेट गिरने के बारे में बात हुई तो एक लेख याद आया जिसमें ये लिखा था कि जैसे TFR गिरेगा, महिलाओं को बच्चे पालने में लगने वाला वक्त कम होगा। इस तरह वो वर्क फोर्स में अपनी जगह बनाने पर ध्यान दे सकती हैं। अब आर्टिकल में आया है तो ठीक ही होगा, मैंने तो अपने गांव में अलग ही ट्रेंड देखा है। आज से कुछ साल पहले तक बहू का नौकरी करना ज़्यादा लोगों को गवारा नहीं था, उन्हें लगता था कि लड़की कहीं तेज़ न निकल जाए। अब हाल ये है कि सबको वर्किंग लड़की चाहिए, सरकारी हो तो और भी बेहतर, पर लड़के हमारे राजा बाबू बनकर ही बैठेंगे। एक लड़के को कहते सुना, काम क्यों करना है, वाइफ का क्रेडिट कार्ड तो मेरे हाथ में है। पर मुझे ये टोकनिज्म ही लग रहा है, पैसे का लालच है, वरना फ्रीडम देने की मंशा कभी थी ही नहीं। बहू नौकरी तो करेगी ही, पर घर वापस आकर उसे बाकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी ही पड़ेगी, भले ही पहले से वो थोड़ी कम हो। नहीं करेगी तो अहंकारी बताई जाएगी। बहू नोएडा से गुड़गांव मेट्रो में धक्के खा के जाएगी, फिर रोटी बनाएगी, फिर वो लोग खाएंगे। धीरे धीरे शायद ये 2 जिम्मेदारियां उठाना नॉर्मलाइज भी हो जाए। कोई भी आर्म चेयर स्टैटिस्टिशियन ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि TFR गिरने से मिलने वाला वक्त का रिजल्ट महिलाओं के डेवलपमेंट पर है। क्या वो डुअल बर्डन को समझेंगे? शायद मैं थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, डिबेटिंग में सीखा है, ऑलवेज कंपेयर इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल बेनिफिट एंड नॉट एब्सोल्यूट। इसीलिए दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जो फ्रीडम उन्हें पहले पूरी तरह से डिनाइड थी, अब वो किसी फॉर्म में धीरे धीरे मिलने लगेगी। आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जय हो इंजी भाई। नहीं, TFR के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं और वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं उसमें। पता नहीं किसने कहा कि बच्चों की परवरिश का बर्डन कम होगा और वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगी। जितनी महिलाएं काम करती हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के पास बच्चे हैं, उन्होंने उनके साथ में ही चीज़ों को संभाला है। हमारी माँ भी अध्यापक रही हैं।
फर्टिलिटी रेट गिरने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है ना, वो महिला के ऊपर ही आता है इस समाज में खास तौर पे, क्योंकि पुरुष की फर्टिलिटी को कभी भी परिवार एक्सेप्ट नहीं करता। ब्लेम हमेशा महिला पे आता है कि तुम में क्षमता नहीं है, तुम बांझिन हो। और पुरुष कभी कन्फ्रंट भी नहीं करता है। हाँ। उस परसेप्शन को आकर के पुरुष ये नहीं कहता कि नहीं नहीं ये नहीं है मेरी वजह से। हाँ, नहीं। वो भी नहीं कभी कहता, कभी वो बने कन्फ्रंट रहने नहीं करेगा, देता है। वो उसको बने रहने देगा। तो महिलाओं को फर्टिलिटी रेट गिरने के बाद में किस किस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, किस किस तरह से, और वो कंटिन्यूअस है। मतलब बच्चे के परवरिश में तो 2 साल 4 साल 5 साल की लड़ाई है, ये तो कंटिन्यूअस है। जब तक वो बहू रहेगी, उसके सर पे सास रहेगी, उसकी ननद रहेगी, तब तक ये उलाहना उसका चलता ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होना है। दूसरा क्या है कि ये जो इन्होंने कहा ना डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, वो एकदम सही बात है। अभी अलीपुर, सोनीपत, पलवल, इन तमाम जगहों पे, फरीदाबाद, इन सब जगहों पे देखने में आ रहा है कि अचानक से गांव में भी अब उस तरह की बहू पसंद की आ रही हैं जो नौकरी करती हों। हाँ। उसके पीछे की वजह 2 हैं। एक तो ये है कि कुछ पैसे आएंगे, क्योंकि लड़के अधिकतर नाकारा हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं या घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या खेती पाती देखनी है उनको, तो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उस महिला से सुनिश्चित होगा। दूसरा क्या है कि उनको ये लगता है कि बहू हमारी, अभी तक तो ये था कि लोग कहते थे कि घर का सब काम काज देखने वाली, तो बहू की कभी बात नहीं होती थी। अब क्या है कि बहू एक स्टेटस की भी चीज़ है कि हमारी बहू तो नौकरी कर रही है जी, MBA किया है जी, या फलाने उसमें है, या उस टिमकाने इसमें है, और सरकारी में है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो एकदम काम भी कम करना है और तनख्वाह भी आ रही है, तो वो एक स्टेटस वाली चीज़ भी हो गई है। और बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये है कि हमारा लड़का तो अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी बहू, नौकरी पेशा बहू आएगी तो वो बच्चों को पढ़ा ले जाएगी, वो अवेयर होगी। तो इस तरह के बहुत सारे स्वार्थ उस परिवार के, उस महिला के इर्द गिर्द बंधे हुए हैं। संकट ये है कि इन सारे स्वार्थों के बावजूद वो उसको रिलैक्सेशन कहीं देने को तैयार नहीं है। आप कभी भी किसी घर में नहीं पाएंगे कि बहू काम से लौट के आई है, उसको किसी ने गरम गरम फुलके बना के खिलाए हों। ये दृश्य मैंने तो नहीं देखा। बहू बच्चे भी पैदा करेंगी, वो बहू बच्चे पैदा करेगी, वो आ करके सारा काम करके जाएगी। अब बेटा करेंगी, सवेरे जब जाना तक से नहीं होगा तब हाँ, तक कोशिश करते रहेंगी। हाँ, और सुबह जाने से पहले खाना बना के जाएगी, सारी तैयारी। तो वो तो दृश्य ही अलग है। मैं सोचता हूँ ना कि कभी ऐसा एक दृश्य देखने को मिले कि महिला ऑफिस से लौटी है और उसको किसी ने गरम फुलके, सब्जी या चाय, इस तरह की मैं चीजें नाम नहीं दी। लूंगा, एक मेरी कलीग थी, उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मुझे गुड़गांव में नौकरी करनी पड़ेगी, कि मेरा ससुराल गुड़गांव है, वहाँ से यहाँ आना और यहाँ से वहाँ जाना कठिन हो जाता है, फिर घर जाकर भी तो काम करना है। ये मैं बता रहा हूँ, मेरी कलीग थी, मतलब उच्च शिक्षित थी, और तो उनको करना पड़ा ये, क्योंकि जब तक वो जाती नहीं थी तब तक घर में खाना नहीं बनता। उनके परिवार का एक्सपेक्टेशन ये था कि ये जितना भी कुछ करें, मतलब महीने की तनख्वाह भी लाएं और अपने हाथ से सास को खाना, मतलब पूरे परिवार का खाना भी बनाएं, फिर सोएं, फिर सुबह उठें। और ताना उसका एक टिपिकल है जो मैंने सुना है अपने कानों से। जो ताना इसमें दिया जाता है महिलाओं को, वो सिंपल सीधे ये है कि ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा, बच्चे बिस्कुट खा के, नमकीन खा के बड़े हुए रहे हैं, है ना, रोटी तक नहीं बना सकती, है ना, किसी के खाने पीने का ख्याल नहीं है। अरे रोटी के लिए ही तो कमा रहे हैं, रोटी भी कायदे के हाथ पे नहीं आ उनकी रही। शाब्दिक अभिव्यक्ति जो होती है उस समय पेरेंट्स की, उसमें ना प्रायोरिटी किचन ही होता है, उसके हाँ, बाद वो उसके सारी बाद चीज़ें। नौकरी और वो सब। वो द ग्रेट इंडियन किचन हमने उस फिल्म पे बात की है, उसमें जो बुजुर्ग ससुर हैं उनको देखिए ना, ससुर ही हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं, पूजा और अखबार और सारी चीजें, चप्पल, हाँ, सबसे टिपिकल जो है ना। और वो हमने देखा है अपने सहजन खानदान में चूस भी, के जो यहाँ रख देना हाँ, है और उसको कि चबा के छोड़ देना है, ये थाली में घोच कर देना है और झूठा फिर पत्नी खाएगी। अद्भुत है। आखिरी चिट्ठी, रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। आज तक 3 ताल के तीनों बंधुओं कमलेश ताऊ जी, पाणिनी बाबा जी और कुलदीप सरदार को मेरा राम राम। पिछले एपिसोड में बंदरों के आतंक के बारे में सुना। ये बंदर केवल मथुरा के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए आतंक बन चुके हैं। गांव हो या शहर, सब जगह इनका आतंक है। शहर में तो पक्के मकान हैं,
कुछ उनसे बचने का भी उपाय है, पर गांव के हालात में तो ये बंदर गांव के हालात इन बंदरों ने बहुत ख़राब कर दिए हैं। कुछ भी साग सब्जी, खासकर गांव में मक्का का फसल तो चौपट कर देते हैं, और तो और बच्चों को भी ज़ख्मी कर देते हैं। ऊपर से आप अगर उन्हें मारें तो भगवान का रूप बताकर लोग आपको पाप का भागी बना देंगे। सरकारी स्तर पर इनको पकड़ा तो जाता है, पर दूर किसी दूसरे गांव में छोड़ दिया जाता है। इनका और आवारा कुत्तों का सरकार द्वारा स्थायी समाधान ज़रूरी है। और बात रही मथुरा के बंदरों की, तो वहाँ तो हालात बद से बदतर हैं। वहाँ तंग होने के बाद भी उनका आदर होता है। एक बार हम सब परिवार समेत मथुरा गए थे। वहाँ सभी मंदिरों में दर्शन के बाद हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए। वहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, ये हम पहले से जानते थे कि बंदर वहाँ चश्मा लेकर भागते हैं। मैंने सभी को आगाह कर दिया था। कुछ समय बीतने के बाद हमारा खुद का ध्यान भटक गया, और जो मैं दूसरों को आगाह कर रहा था, एक बंदर धपाक से मेरे कंधे पर गिरा और मेरा चश्मा लेकर 9-2-11। हम लोग कुछ करते तब तक वो हम लोगों के सामने ही एक ऊंचे स्थान पर जा बैठा और मेरे चश्मे का डंडी, जिसमें कवर लगा होता है, उसको चबाने लगा। हम लालच दिए, मिठाई फेंके, पर वो उस पर ध्यान नहीं दिया। तब तक एक लड़की ने कहा, फ्रूटी देंगे तब देगा। पहले तो हम मजाक समझे, पर कुछ लोगों के और सपोर्ट पर हम एक फ्रूटी मंगाए, बंदर की तरफ फेंके, और बंदर चश्मा वापस फेंक दिया और फ्रूटी पकड़ लिया। सब हंसने लगे। इधर हम चश्मा देखे तो चश्मे का पीछे का भाग पूरी तरह वो चबा गया था, पर संतोष था कि चश्मा मिल गया, वरना अच्छा खासा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता। अगला पत्र नए किस्सों के साथ लिखूंगा। रामजी ओझा, बेहिया, भोजपुर, बिहार। वाह, एक पूरा राज्य है जो बंदरों के आतंक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उस राज्य में बंदर एक राज्य स्तरीय समस्या बन चुके हैं। विधानसभा से लेकर सब जगह बातचीत हो रही, लेकिन तमाम सारे धार्मिक और अन्य कारण हैं जिसकी वजह से उनका कुछ निदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हिमाचल के किसान प्रकृति की आपदाओं से दुखी नहीं हैं, बंदरों की आमद से दुखी हैं। और बंदर लगातार बढ़ते गए हैं और वो हर तरह की फसल को नुकसान करते हैं। बंदरों का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि वो खाएगा कम, छितराएगा ज़्यादा। तो एक पेड़ पे बैठ करके वो 2 आलू तोड़ो खा लो, 2 सेब खाओ, अपने घर जाओ। एक गस्सा खा फेंक देता है उसको, खाएगा नहीं, मतलब 2-3 में गस्सा खाएं, फिर कुछ को तोड़ करके ऐसे फेंका, फिर उसके बाद में पेड़ को पकड़ के हिलाया, है ना। सब तरह की गतिविधियां करके वो जब तक आपका करीबन 40-50 किलो का नुकसान एक पेड़ पर नहीं कर लेंगे तब तक वहां से डरेंगे नहीं। निहायत न रखिए हुए। और जो चीज़ें आप लगाएं, जैसे आपने डिश लगा रखा है तो ये डिश की हो यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम। तोरा। हाँ, आपने एंटीना लगा रखा था, एंटीना का है ना। आपने टंकी लगा रखी तो टंकी यहाँ पे छत पे क्या कर रही है। हर चीज़ से उनको प्रॉब्लम है। बंदर गांधी जी के अच्छे थे, तीनों के हाथ बिजी। नहीं, और हमने अपनी आंखों से देखा है एक सरकारी कैंपस में पानी की सप्लाई का जो वो होते हैं ना, वाल्व जो लॉक किए जाते हैं, नल का जिससे पानी की सप्लाई को रोकना है, चालू करना है, वो गोल वाले घुमा करके। बंदर को कुछ नहीं मिला तो पाइप चढ़ के उसको बंद कर देता है। अब प्लम्बर बुलाया जा रहा है, ऊपर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं क्या समस्या, क्या हो गया सर, पाइप सही है, ये प्लम्बर बता रहा है यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा, यहाँ चौक हो गई होगी। पता चला है बंदर नीचे बंद की ही से जितने में 2200 रुपये बिल बना दिए, 2 मिनट का काम रहा। असली चीज़ है कि उसको स्किल्स बहुत जल्दी बहुत तेज आते हैं, इसलिए उसको क्रैक करना हैंडपंप चला पानी पिए थे। BHU में हमारे हॉस्टल में बंदर आते थे, वॉश बेसिन में नल खोल के पानी पी के नल बंद करके जाते थे। 5-6 लफंडर थे जो चलता छोड़ देते थे, लेकिन 2-4 समझदार बंदर हमने देखे, पानी पिया, नल बंद किया, चल दिया। मैं बंदरों की शरारतें सुनता हूँ ना, तो मुझे ये यहाँ पे नोएडा के पास में खोड़ा कॉलोनी है, गाजियाबाद में पड़ती है। बड़ी बड़ी मशहूर है और बड़ी भी है, डेंस है काफ़ी। तो खोड़ा कॉलोनी में कोई सरकारी स्कूल हुआ करता था। 7-8 लाख की आबादी है खोड़ा कॉलोनी। तो वहाँ एक कोई सरकारी स्कूल हुआ करता था, तो हम उसके जो बालक वहाँ पढ़ते थे वो उसी तरह की शरारतें किया करते थे जैसी आप बता रहे हैं ना कि ये किसी का स्पीकर यहाँ रखा रह गया तो इसी में बम लगाओ, कुछ करो। तो वो एक मुझे याद है कि एक बार वो बहुत समय से खोड़ा कॉलोनी जो है ना, वो वासीपुर का, हाँ, उसका छोटा संस्करण है, वो जामताड़ा है वहाँ पे छोटा। तो वो बोल रहे थे काफ़ी समय से अपने टीचर्स को कि हमारा पंखा जो है चलता नहीं, आवाज़ करता है, इसको ठीक करा दीजिए। नहीं करा रहे थे, तो एक दिन किसी सैटरडे वो उनका जो है मन जो है सनक गया, तो प्रिंसिपल साहब क्लास भी लेते थे।
उनके उसमें चले गए, वो दूसरी क्लास में 8-6 बच्चे एक टेबल, ऊंची सी टेबल लिए हुए, आ जाओ रे क्लास में, वो पढ़ा रहे हैं, बीच में घुसे, आ जाओ रे, आ जाओ, उतार लो रे और उनकी क्लास से पंखा उतार के उनके सामने, निकाल लो रे, उतार लो रे, ये कहते हुए ले आए। तो मुझे वैसी ही दृष्टता हाँ, कि कोई आका नहीं है उनका, उनको बहुत खतरनाक चीज है। आदेश के बल पे नहीं रखा जा सकता बंदरों को, बाकी अच्छा, सबको और साथ बंदरों लिया का है। कोई इस्तेमाल नहीं, मतलब बैल, गैया, सुअर, कुकुर, सबका कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो गया, बंदर का कोई इस्तेमाल नहीं है भाई साहब। भगवान राम को जन्म लेना पड़ेगा। अब भाई सेना बना कताऊ ले वही जाए सेना इनका बनाएंगे और द्रवणांचल की तरफ कहीं। श्री हनुमान जी, श्री बजरंगबली अगर होंगे तो उनको तरीके में आज ताऊ भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं बंदर की तरफ हूँ। नहीं, मैं हूं तो नहीं। ये याद लेकिन रखना, राम आएंगे तब हो जाएंगी। इस अभी बंदर देश अकेला है। में जब मनुष्यों और बंदरों के बीच में युद्ध होगा तो मैं बंदरों की तरफ रहूंगा। ठीक है, तो चिट्ठियाँ लिखनी है, मैं बता देता हूँ आपको किन किन विषयों पे चिट्ठियाँ लिखनी है, याद दिला देता हूँ। फुटबॉल पर लिखनी है, फुटबॉल की दीवानगी पे, और आपके पास कुछ अपने किस्से हों, फुटबॉल की दीवानगी एग्जैक्ट वर्ड है ना। जो कुछ हो रहा है ना वो दीवानापन है। हाँ, नहीं तो दुनिया में अगर थोड़ी भी अकल होती तो ये सब नहीं होता। हाँ। तो उस पर, और कतर पर, उसका बढ़िया जिक्र हुआ आज, कतर पे चिट्ठियाँ लिखें। जेल के कमरों पर, अगर आपने सुना हो, वाह, या उसमें कोई रिकमेंडेशन हो किसी किताब का, किसी डॉक्यूमेंट्री का। कैदियों पर जिनसे आप मिल के आए हों। मतलब इतना मान के चलता है कि 3 साल का कोई आदमी जेल तो गया ही नहीं होगा। नहीं, किताब ही होगी, डॉक्यूमेंट अरे नहीं, वो तो मैं कह नहीं इफ्तिखार रहा ना। गिलानी जो जर्नलिस्ट कह यहाँ दूंगा पे तो हाँ, दिल्ली में रहे, और वो बड़े गिलानी के हाँ। रिश्तेदार भी हैं। वो 40 दिन तक, क्योंकि वो गिलानी के परिवार से हैं, और तो संदेह की बिना पे उनको उठा लिया गया था, और वो भी तिहाड़ में रहते। उन्होंने बाहर आकर के फिर किताब भी लिखी, मेरे ख्याल से राजकमल से, वो जेल में कटे वो उनको दिन कोई गिला से नहीं। करके। तो उन्होंने उसमें लिखा है, वो एक इंटरेस्टिंग किताब है, क्योंकि वो जर्नलिस्टिक अप्रोच से लिखा गया है। और उसमें बताते हैं कि जब वो पहले ही दिन गए तो उनसे कहा कि बाथरूम साफ कर, जहाँ पे वो टॉयलेट सीट्स लगी हुई थी। तो वो साफ, उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे अपनी कमीज से साफ करना है। तो उनकी कमीज से ही उनसे टॉयलेट साफ करवाया गया। तो उस तरह के बहुत सारे रोचक किस्से जैसे हैं। छूट जाने वाले जो होते हैं ना वो किताबें लिखते हैं, किताबें लिखते मेरे हैं। साथ अन्याय हुआ, ये नहीं बताते कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी के कारण छूट के आया हूँ, और वो जो निर्दोष मेरी जगह बंद है वो उस बात का कोई गिला नहीं है। क्योंकि जो जेल से छूट जाता है वो आपकी निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं है, और जो अंदर हैं उनके दोषी होने का कोई सबूत नहीं है। ये सब सितारे हैं। जिसने भी बेटर कॉल सॉल देखा है उसे ये पता है। हाँ, तो इस पे, मैं और छूटने वाले से बहुत डरता हूँ। जो निकल जाते हैं मैं उनसे बहुत सहमा रहता हूँ कि देखो इसने इतना बड़ा काम किया फिर भी निकल गया, ये तो फिर से कर सकता है। एक हमारे वो एसपी सिरसा हैं हरियाणा में, वो कभी कभी हमारे स्पेस में आते हैं, कभी कभी 3 साल भी सुनते हैं। वो जेलर भी रहे हैं कहीं पे, एक बार वो बता रहे थे। तो उनसे भी मैं मतलब लगे हाथ कहता हूँ, आपके पास अगर कुछ किस्से हों जो आप बता सकें और जो कॉन्फिडेंशियल ना हो उस तरह से, तो बता सकते हैं। या हमें बता दें, हम आपका नाम नहीं नहीं बताएंगे। लेंगे, हाँ। लेकिन अब तो ले लिया है। आज लिया है तो आज तो कुछ बताया नहीं। हाँ, और हो सकता है कि कोई और जेलर बताए। हाँ, तो कच्ची पक्की नींद पर आपको बताना है, भूकंप पे, और अपने ज़माने में ग्रोसरीज के जो दाम थे, इन सब पे चिट्ठियाँ आपको लिखनी है। बहुत सारे विषय हैं। चिट्ठियाँ कहाँ लिख करके भेजनी है? radio@aajtak.com पर, जो हमारा ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। एक ये भी जो आयोजन था साहित्य आज तक का, वहाँ पे बहुत सारे हमको 3 तालिये मिले। 3 तालिये मिले, और उनमें से सबसे मैं एक ही चीज़ पूछ रहा था कि चिट्ठी लिखते हो? तो नहीं, चिट्ठी नहीं लिखते हैं। तो भैया सुनते हो तुम लोग यार, काहे लिए संकोच में रहते हो? कोई जामिया में पढ़ रहा है, कोई ड्यू में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है। चिट्ठियाँ लिखिए भैया आप लोग, हैं? ऐसे थोड़ी कि नहीं कुछ लोग लिखेंगे, आप लोग केवल सुनेंगे। तो आप लोग मिले, बहुत आनंद आया, बहुत सुखानुभूति हुई कि आप लोगों से भेंट हुई। लेकिन पत्र लिखिए बिल्कुल। और जो लोग एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर, पत्र होने चाहिए 3 ताल के पास कि हम असमंजस में रहें कि कौन सा लें, क्या कौन सा भूलूं वो छोड़ूं। क्या याद करूं वाला। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर सुनने वालों के लिए ये कि वहाँ पे एक
रेटिंग का सिस्टम है, रिव्यू का भी सिस्टम है, रेटिंग का। तो रेटिंग में आपको सिर्फ स्टार्स हैं, आपको स्टार दबाने हैं कि कितने स्टार आप देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को। और रिव्यू में जैसे आप लंबी लंबी चिट्ठियाँ हमें लिख के भेजते हैं, अगर आप 2 लाइन 3 लाइन हिंदी या अंग्रेज़ी किसी भी भाषा में वहाँ लिखेंगे तो हमारे बड़ी कृपा हो जाएगी। हाँ नंबर ऑफ रिव्यूज़ बढ़ जाते हैं उससे। तो वो नए उससे ज़्यादा लोगों को, नए लोगों तक पहुंचने में आसानी होती है। हम चाहते ही है कि बीमारी सबको लगे। ठीक है, तो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, दिसंबर में मिलते हैं। 112वें में फिर। हाँ, और दिसंबर होगा तो दिसंबर, माह दिसंबर। हाँ, उसमें जो है हमारे महान कवि की 2 पंक्तियां जरूर सुनाई जाएंगी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।